नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपने अपना लैपटॉप अभी कुछ सालों पहले लिया है और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस कम हो गया है पहले के मुताबिक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम आज के प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे कि आपने कुछ सालों पहले लैपटॉप लिया था अपना, और अब आप आज यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप आपका बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। हीट होने के साथ साथ कुछ ऐप लैग कर रहे हैं। अब अगर आप गेमर है तो आपका गेम अटक अटक के चल रहा है। तो आप कुछ इस तरह के इशू फेस करें तो उसका कारण ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो ओवर हीट हो रहा है। आपका जो सीपीयू है वो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो सीपीयू फ्रीक्वेंसी है या जीपीयू फ्रीक्वेंसी है वो अपने रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ना जा करके उससे कम पे ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लैग दिख रहा है। अब इसका हम कारण समझते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर पर जाने के बाद आपका सीपीयू का फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होता है और इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस क्यों कम हो जाता है। अब मान के चलते कि हमारे पास एक सिलिकॉन डाई है जो इंटेल या फिर राइजन जो भी एएमडी का मार्केट में जो सीपीयू है, अगर हम उस डाई को मान के चल रहे हैं तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो सीपीयू है वो डैमेज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं सीपीयू के अंदर, वो क्या करता है, सीपीयू का टेम्परेचर मॉनिटर करता है और अगर देखता है कि अगर वो टेम्परेचर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर जो उसका लिमिट है उससे अगर ज़्यादा पहुंच रहा है तो वो क्या करता है, अपना फ्रीक्वेंसी कम करने का निर्देश देता है सीपीयू को। तो सीपीयू का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, उसका पावर कम कर देता है, लिमिट कर देता है मदरबोर्ड। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण एक सिंपल सी चीज़ है, जो आपका जो सीपीयू हीट जनरेट कर रहा है वो हीट आपका लैपटॉप से बाहर निकल नहीं पा रहा है। वो किसी इंसुलेशन की वजह से वहाँ पे ट्रैप हो गया। तो ये क्यों हो सकता है? इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपका जो थर्मल पेस्ट है, जो हीट सिंक होता है और जो सीपीयू के बीच में थर्मल पेस्ट लगाते हैं ताकि हम एयर के गैप को कम कर सकें या उसको हटा सकें। तो वो थर्मल पेस्ट आपका ड्राई हो जाए और उसमें आपका जो एयर पॉकेट है वो डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो हीट है वो ट्रैप हो जाता है उन दोनों लेयर्स के बीच में। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि डस्ट एक बहुत अच्छा। तो आज हम ये जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास ये जो सिस्टम है लेनोवो का गेमिंग लैपटॉप, ये बेसिक गेमर्स के लिए है जो बिगिनर्स होते हैं। इसमें i5 9300HF और NVIDIA का GTX 1650 GDDR5 वेरिएंट का है। जो इंटेल का जो i5 है उसकी जो टीडीपी जो इंटेल क्लेम करती है वो 45 वॉट्स का क्लेम करती है, जबकि जो NVIDIA का जो GTX 1650 है उसका जो टीडीपी है वो 50 वॉट्स का है। तो ओवरऑल अगर आउटपुट देखा जाए तो हमारा सिस्टम का आता है 95 वॉट्स। लेकिन इंटेल जैसी कंपनी है या AMD जैसी कंपनी है, वो जो अपना टीडीपी बताती है वो कभी भी सही नहीं बताएगी आपको। वो टोटली आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कूलिंग सिस्टम बेस्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इस जो थर्मल थ्रॉटलिंग जो इशू आ रहा है हमारे सिस्टम में उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेंचमार्क करके देखते हैं कि बेंचमार्क के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है और उसको हम आफ्टर क्लीनिंग या फिर आफ्टर रीपेस्टिंग के बाद उसका रिज़ल्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आ गए हैं अब सिस्टम के अंदर। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड देख पा रहे हैं, ये इसका प्रोसेसर जो नाम है ये है i5 9300HF CPU 4 कोर्स 8 थ्रेड के साथ। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है और बूस्ट क्लॉक इसका जो है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ का है, कंपनी क्लेम कर रही है। तो मैं फटाफट से लेनोवो का वेंटेज एप्लीकेशन खोलता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अगर राइट साइड में देखेंगे तो आपको थर्मल मोड दिखाई देगा। तो इसको मैं परफॉर्मेंस मोड में सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मोड में सेलेक्ट करने से आपका मैक्सिमम टीडीपी रहेगा। उसके बाद क्लोज किया मैंने इसको। तो ये है टेम्परेचर्स इसके। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीना बेंच को। तो यहाँ से हम टेम्परेचर भी मॉनिटर करेंगे। देखिए अभी से थर्मल थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो गया इसका। इसका जो टेम्परेचर है ये 94-95 डिग्रीज तक जा रहा है। और जो इसका जो पावर है, जो पैकेज है, जो टीडीपी कंपनी क्लेम करती है वो 45 वॉट से क्लेम करती है। लेकिन कंसिस्टेंट लोड पे ये 39.33 39 पॉइंट समथिंग 5 के लगभग आ रहा है, जो कि कम है टीडीपी के हिसाब से जो कि कंपनी ने रेट किया है। और जो इसका कोर क्लॉक है वो भी 3.3 गीगाहर्ट्ज़ 3.4 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि
इसका जो बूस्ट लॉक है वो 4.1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसका जो रिज़ल्ट आया है वो आया 4205 पॉइंट्स मल्टी स्कोर का। हम सिंगल कोर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सिंगल कोर में जनरली हमारा थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होता, वो मल्टी कोर में ही होता है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम इसका जो थर्मल पेस्ट है उसको रिप्लेस करेंगे और बाकी का जो हीट सिंक है उसको क्लीन करेंगे हम। तो चलते, सिस्टम खोलने से पहले सबसे पहले शट डाउन करेंगे, उसके बाद फ्लैप को बंद करेंगे और लैपटॉप को फ्लिप करेंगे बाकी के कंपोनेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम फिलिप्स हेड स्क्रू से सारे स्क्रूज को खोलेंगे, फिर उसके बाद हम इस बैकलिट को ओपन करेंगे। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हम अपने स्क्रूज को रख लेंगे जो भी बैक पैनल से रिमूव हुए हैं। उसके बाद थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं बोर्ड। यह है बैटरी, ये रैम शीट को बड़े अच्छे से निकालेंगे हम। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूल चैनल रैम है मेरे पास, M.2 SSD है, 1 TB हार्ड डिस्क। हम पहले बैटरी को अनप्लग करेंगे, अच्छे से केबल को निकालेंगे हम ताकि कोई डैमेज ना हो। ये हमारे पास हीट सिंक्स हैं, हमें इनको रिमूव करना है। तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करूँगा सारे स्क्रूज को। सारे स्क्रूज निकालने के बाद हम हीट सिंक को जेंटली बोर्ड से रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास CPU और GPU है, दोनों में ओल्ड पेस्ट लगा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर में उसको क्लीन करेंगे। और जो हमारे पास हीट सिंक है उस पर भी ओल्ड थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि फ़ैन में भी काफ़ी डस्ट का बिल्डअप है, तो उसको भी हमें क्लीन करना है अभी। तो हम डाई को क्लीन करने के लिए कॉटन टिप का इस्तेमाल करेंगे। आप ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैंने इधर किया है। याद रखना है आपको जेंटली क्लीन करना है, अगर ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें माइक्रो सर्किट्स होते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं आप अनवांटेडली। तो मेरी सलाह ये है कि जेंटली क्लीन कीजिए, डाई को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और आसपास की सर्किटरी अगर आपसे साफ़ नहीं हो रही तो उसको छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है उसको साफ़ करना है। अगर कोई भी कंपोनेंट्स आपसे गलती से डैमेज हो जा रहा है CPU या GPU का, तो अनफॉर्चुनेटली आपका बोर्ड डेड हो जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो आपके सिस्टम के साथ। अच्छे से कॉटन के क्लोथ से आप वाइप कर सकते हैं, जेंटली, ध्यान रखना एकदम जेंटली प्रेशर अप्लाई करना है। और यहाँ पे हीट सिंक को आप अच्छे से साफ़ कीजिए कॉटन से। अगर आप चाहे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थर्मल पेस्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जा रहा है तो आप एक कॉटन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को सोक करके उसे 2 to 3 मिनट्स तक उस पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए, तो आपका जो थर्मल पेस्ट जो हार्ड हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर बाद में ईजिली रिमूव हो जाएगा। मेरे केस में जो थर्मल पेस्ट था ये रिसेंटली अप्लाई हुआ था, तो ईजिली रिमूव हो गया है। आसपास के एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और एक बार फाइनल टच। मेरी जो PC है, मेरा जो लैपटॉप है उसमें
जो जीपीयू का टेम्परेचर है वो नॉमिनल रहता है, लेकिन जो सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू है तो आप उसमें जो सीपीयू है उसमें हाई क्वालिटी का पेस्ट ज़रूर लगाएं, और जीपीयू में आप नॉर्मल पेस्ट लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रैम शील्ड में डस्ट बिल्डअप हो रखा है, उसको एक ब्रश से हम अच्छे से क्लीन करेंगे और सीपीयू हीटसिंक को साइड में रखेंगे और फैंस के केबल को रिमूव करेंगे, दोनों फैंस के केबल को, ताकि हम सेफली फैंस को रिमूव कर सकें। अगेन हर फैन में दो फिलिप हेड स्क्रूज लगे हुए हैं, तो आप स्क्रू ड्राइवर से उनको रिमूव करेंगे, जैसा मैं अभी करने वाला हूँ। अब हम अपने लैपटॉप को, मेन बोर्ड को थोड़ा साइड में रखेंगे ताकि हम क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सके अपना। ये जो हमारा हीट सिंक है, इसके जो फिन्स है, इसके अंदर बहुत सारा डस्ट का बिल्डअप हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम एक अच्छे से ब्रश, जो सॉफ्ट ब्रश है, उसका इस्तेमाल करके जेंटली डस्ट को क्लीन करेंगे। अगर आप हार्ड बेसिस पे या हार्ड ब्रश से आप रिमूव करेंगे तो आपका जो फैंस है वो बेंड हो जाएगा और आपका जो एयर है वो प्रॉपरली एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे आपका अल्टीमेटली हीटिंग इशू बिल्डअप होगा। तो इस बार में ध्यान रखना। और ये जो डैमेज रहेगा ये आपका इरेजिस्टिबल डैमेज रहेगा, तो आपको नया हीट सिंक परचेज करना पड़ेगा इसके बाद। जैसे कि देख पा रहे इसमें बहुत सारा डस्ट बिल्डअप है, तो आपको बड़े पेशेंस के साथ अच्छे से रिमूव करना है डस्ट को। अब फ़ैन में भी अच्छा खासा डस्ट है, बाहर से आपको फ़ैन क्लीन दिखेगा, लेकिन जो इसका इन्वॉल्व या एग्जॉस्ट वेंट है उसके थ्रू आपको डस्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इसको भी अब हम ब्रश से जेंटली क्लीन करेंगे। एक बार मेन बोर्ड में भी हम हल्के हाथों से ब्रश का इस्तेमाल करके डस्ट जल्द से ज़्यादा रिमूव करेंगे। मेरे लैपटॉप के बिल्ड के हिसाब से थर्मल पेस्ट लगाने से पहले मैं फ़ैन्स को इंस्टॉल करूँगा, सेम वैसे जैसे हमने फ़ैन रिमूव किया था। पहले हमें फ़ैन को प्लेस करना है और उसके बाद जो हमारे पास स्क्रूज होंगे हमें उसको लगा देना है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब हम थर्मल पेस्ट लगाने के लिए रेडी हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ सब-ज़ीरो का C14। इसको आप अनलीड कीजिए, उसके बाद जो नॉर्मल क्वांटिटी होता है मैं उसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि लैपटॉप की जो कूलिंग रहती है वो नॉर्मली डेस्कटॉप की कंपैरेटिवली कम रहता है, तो मैं ज़्यादा थर्मल पेस्ट लगाऊंगा। जो आपका सिलिकॉन बेस्ड थर्मल पेस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होता है, तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वी रैम में भी, जो GPU के जो वी रैम है उस पर भी थर्मल पेस्ट लगाऊंगा। और थर्मल पेस्ट आप देख सकते हैं मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में लगाया है। GPU पे लगाया, वी रैम पे लगाया, उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे स्प्रेडर के थ्रू। हम इसलिए स्प्रेड करें ताकि इसके बीच में कोई एयर बबल ना रह जाए, जो कि लेटर ऑन स्टेजेस में हमारे हीट को ट्रैप करे और हीटिंग इशू करे। हीट सिंक को जो हमारे पास स्क्रू माउंट्स हैं उनके ऊपर अलाइन करके प्लेस करेंगे और
जेंटली हम स्क्रू ड्राइवर से सारे स्क्रूज को टाइट करेंगे। एक बार सारे स्क्रूज टाइट होने के बाद हम रैम शील्ड को वापस से प्लेस करेंगे। रैम शील्ड को प्लेस करते समय ध्यान रखेंगे कि हम अलाइन अच्छे से कर रहे हैं उसको, और उसके बाद हम बैटरी को वापस से कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक बार हम जो बैक लिड है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे लाइट ब्रश से। अब चाहे तो बैक प्लेट को आप एयर ब्लोअर से भी ब्लो कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से वेट क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। अब जो हमारा मेन बोर्ड है उस पर हम बैक लिड लगा देंगे और स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। हम लैपटॉप को फ्लिप करेंगे। पावर केबल इंसर्ट करेंगे। लैपटॉप स्टार्ट करेंगे हम पावर बटन प्रेस करके। यहाँ पे लीजिन का लोगो आ गया, मतलब हमने जितने भी कंपोनेंट्स लगाए सही लगाए हैं। अब हम विंडो स्क्रीन में आ गए और अब हम लॉगिन करके अपने टेस्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। लेनोवो वेंटेज एप्लीकेशन ओपन करेंगे और जो थर्मल बेस मोड है वो परफॉर्मेंस में सेट करके हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं और सिनेबेंच रन करते हैं। अब टेस्ट रन करने के बाद आप सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करेंगे वो हमारे टेम्परेचर्स रहेंगे, जो कि 80, 90, 94 के लगभग रहेगा, और जो क्लॉक स्पीड है वो हमारा 3.98 गीगाहर्ट्ज़ तक है, जो हमारा जो पहले था वो इतना नहीं पहुंच पा रहा था। टेम्परेचर भी स्पाइक कर रहा है, लेकिन अगर आप वॉटेज देखेंगे, जो पावर कंजप्शन देखेंगे वो 60 वॉट्स का है। हमारा सिस्टम पहले जो बोर्ड से पावर ड्रॉ कर रहा था वो केवल 43, 44 वॉट्स था, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 60 वॉट्स हो गया है। ये सिस्टम अब ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर पा रहा है, तो ज़्यादा पावर भी सिस्टम कंज्यूम कर सकता है और बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। तो अब हम एंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके। तो हमारा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया और हमारे स्कोर्स आ गए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारा स्कोर आया 4994, जो कि पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा जो पहले सिस्टम था, जो पुराने थर्मल पेस्ट के साथ था और जिसका जो हीट सिंक था उसमें डस्ट अक्यूमुलेट हुआ था और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और वो CPU जो उसका पावर था वो मैक्सिमम 48 to 50 वॉट्स वॉल प्लग से ले रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसका थर्मल पेस्ट चेंज किया तो हमने देखा कि वो 60 वॉट तक कंज्यूम कर पा रहा था। हालांकि उसका जो TDP जो इंटेल ने बताया था इस प्रोसेसर का i5 9300HF का वो 45 वॉट्स पे सेट है, लेकिन फिर भी जो आपका CPU है वो TDP से भी ज़्यादा पावर लेता है। जो भी कंपनियां क्लेम करती है TDP 45 वॉट हो गया या 50 वॉट्स हो गया या फिर 65 वॉट्स हो गया या 105 वॉट्स, अगर आप उसको अच्छा कूलिंग सोल्यूशन देंगे तो आपका CPU अच्छा भी परफॉर्म करेगा और वो ज़्यादा पावर भी वॉल प्लग से ले पाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा परफॉर्मेंस जो था वो बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 20% हम मान के चलेंगे इसमें,
कि 20% का बूस्ट मिला है हमें। जो हमने जो टेम्परेचर मॉनिटर लगाया था उसकी वजह से थोड़ा सा वैल्यू कम आया था, लेकिन अगर हम उसको यूज़ नहीं करते तो वैल्यू और ज़्यादा आती है हमारे पास। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और आगे भी ऐसे ही और वीडियोज़ आएंगे। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए आपके जो भी सवाल है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।